Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के लिए जो हमारी मास्टर क्लास चल रही है IIT JAM 2024 फिजिक्स कोर्स के लिए, एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स पोर्शन फॉर IIT JAM 2024. तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JAM 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो ये रिजिड बॉडी के जो लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास को, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिजन को, हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स को, है ना. इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं. तो आज का जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, फिर से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इसके शुरू के 3 से 4 लेक्चर आएंगे. उसके बाद यदि आपको ये पूरा कोर्स करना है ना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको ये पूरा कोर्स करना है तो आपको उसके लिए निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप पर आना होगा. वहाँ पर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना होगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स. और अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो अलग ही खेल है. तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास का आगे वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे. इसके पहले सेंटर ऑफ मास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सेंटर ऑफ मास क्या है, उसका फॉर्मूला जो सेंटर ऑफ मास का बना था वो कैसे बना था, इसको सेंट्रॉइड कब कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कहते हैं, और इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. अब हम उसके आगे का पार्ट यानी कि हम एक सिस्टम के लिए उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. इसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम को हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है. फिर हम देखेंगे कि टू बॉडी सिस्टम के लिए, है ना, टू बॉडी सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए वेलोसिटी क्या होती है, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है. और टाइम बचा तो फिर आज ही हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मोशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखो लास्ट जो लेक्चर है वहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया था कि जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास को अगर मैं आर से लिख रहा हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला बना था m1 और ये r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन. और अपॉन ये क्या बना था, ये बना था m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, ये हम बात कर चुके थे कि समेशन ऑफ mi मतलब कि m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम. मेरा कहने का मतलब ये नीचे वाली जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं r से तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन. हमें वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम की. वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट कर किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में. तो फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा m dr ओवर dt. फिर यहाँ क्या बनेगा m1 dr1 ऑन dt सॉरी, ये क्या बनेगा m2 एंड m2 dr2 ओवर dt खाली और एंड सो ऑन. अब ये पूरे सिस्टम का है मास, और ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी r, कैपिटल R, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी ये किसकी आएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी. तो इसको मैंने लिख दिया vcm, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो गई m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 भी लिख देता हूँ एंड सो ऑन. तो अगर मेरे को पूरे सिस्टम की वेलोसिटी चाहिए तो सिस्टम की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास. टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 और इस तरह से m1 प्लस m2, इस तरह से टोटल जो मास आ जाएगा. तो ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है. अब मोमेंटम जो है, मोमेंटम हम जानते हैं कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो सिंस जो मोमेंटम है, मोमेंटम
मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एम वी सी एम, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, एम आई और वी आई। तो एम आई वी आई हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ गया, पूरे सिस्टम का मोमेंटम। और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ से ये आ गया एम वी सी एम इक्वल्स टू पी। पी मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हो गया तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट के बराबर आ गया तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। और ये कब है, जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। और ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ। ये आपको याद रखना है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on system, then velocity of center of mass is constant। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। ये मेन लाइन है भाई, ये वाली। क्वेश्चन जो वन लाइनर बन जाता है CUET PG जैसा एग्जाम में, वो यहीं से बनता है कि एक सीधी सीधी लाइन लिख के दे दी कि एक सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, कांस्टेंट, है ना। दूसरी चीज आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, आपके पास जो वेलोसिटी आई थी उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा। कुल मिलाकर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा ये वाला, m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर ये टोटल मास आ गया। अब इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ma1, ये बनेगा m1a1 प्लस m2a2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की। तो सिस्टम पर यानी कि सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला कुल फोर्स किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल पर लगने वाले कुल फोर्स के बराबर होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल पर लगने वाले कुल फोर्स के बराबर होगा सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला कुल फोर्स। यानी कि ये वैल्यू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ FI हो गई, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ FI। इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्स का समेशन सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले कुल फोर्स के बराबर होगा। ये जो फोर्स है कहाँ पर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर। अगर मैं कह दूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वापस से वही चीज नोट लगा के, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस में क्या होगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। F की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ma किसके बराबर हो जाएगा, 0। यानी कि ACOM सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। और ये होगा भी। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आपने लिखा यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब सीधा सा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। कब है, जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये जो रेड कलर में छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए वापस से एक बार हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। R बराबर एल्जेब्रिक समेशन MI RI अपॉन एल्जेब्रिक समेशन MI। एल्जेब्रिक समेशन MI जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कैपिटल M के। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू R, और इक्वल्स टू इसको हम क्या लिख देंगे, MI और RI।
को लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको स्मॉल आर कर लो, है ना, ये एम आई और ये आर आई वेक्टर, इसको स्मॉल आर कर लो। अब यहाँ से ये डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को एक बार मैं वापस से बना देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आपको ऐसे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये है Z, ये है X, ये है Y, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है C, और C पॉइंट ये है का मतलब है सेंटर ऑफ मास, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर है RC कैपिटल में। ये ith पॉइंट है, इस ith पॉइंट के लिए मैंने लिखा RI, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCI। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है RCI। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ से हम ये देखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ से हमें ये देखने को मिलता है आर आई किसके बराबर है, वो बराबर है RC प्लस RCI, इसके बराबर है ना। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो आर आई की जो वैल्यू है फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ से उठा के रखूँगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल एम आर जो कि बराबर है एम आई और आर आई के। तो कैपिटल एम आई, आर आई की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, आर सी प्लस आर सी आई, ये वैल्यू रख दी। अब इसको मैंने किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या बनेगा, एम आर इक्वल्स टू कैपिटल एम, ये बनेगा आई, ये बनेगा आर सी प्लस एल्जेब्रिक समेशन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम आई और ये बनेगा आर सी आई। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर होती है, 0। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि वो पॉइंट जिसके अबाउट किसी भी पार्टिकल का मोमेंट, किसी भी पार्टिकल के मास और उसकी जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए और उनका एल्जेब्रिक समेशन किया जाए, तो वो कितना आ जाता है, 0 आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0। ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई है। तो इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को अलग से निकाल लूँ, इस वाली वैल्यू को अलग से निकाल लूँ, तो ये क्या है, एम आई और ये क्या है, आर सी आई। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको मैं ऐसा लिखूं, डी आर सी आई अपॉन डी टी बराबर 0, ठीक है। तो डी आर सी आई का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी ith पार्टिकल की किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। वेलोसिटी ith पार्टिकल की किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये हो गया एम आई और ये वी सी आई, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है पार्टिकल्स की, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल, यहाँ एक अच्छा सा ब्रैकेट बना के मैं ये लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम of particles, total linear momentum of particles about center of mass is 0। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स है, ध्यान रखना, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0 और सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज देयरफॉर समटाइम कॉल्ड जीरो मास ऑफ फ्रेम। तो ये जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर बैठ के देखते हैं, आगे चल के हम एक फ्रेम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब भी कोई चीज़ को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर हमें किसी भी पार्टिकल की जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कितनी नजर आती है, 0 नजर आती है। तो इसलिए वो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा उसको कई बार हम 0 फ्रेम भी नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, हालांकि उस चीज़ को मैं बाद में वापस बताऊंगा। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम sometimes also called
समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड जीरो फ्रेम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई दोनों, ये वाला भी, ये वाला भी। इसके पहले मैंने लिखा कौन सा, ये वाले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। तो सुनो अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, वन लाइनर बनेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे कि यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज होगी, सेकंड ऑप्शन डिक्रीज होगी, थर्ड ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, फोर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि किसी सिस्टम के लिए उसके पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। पहला आएगा इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन होगा डिक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन होगा जीरो, फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन जितने ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये तो हो गए छोटी छोटी बातें, तीन चार। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल चीज़ें नहीं है सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में, से ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने मैनी पार्टिकल्स का पढ़ा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं आपको इसके पोजीशन वेक्टर बता देता हूँ, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ठीक वैसे निकलेंगे जैसे पहले निकाले। तो ये मैंने कोई एक डायग्राम बना लिया टू पार्टिकल के लिए। यहाँ पर पॉइंट है, पार्टिकल है P और यहाँ पर पार्टिकल है Q। इसका मास है m1, इसका मास है m2। यहाँ पर है बीच में सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो यहाँ से है r1 स्मॉल, और यहाँ से है सेंटर ऑफ मास की नहीं, Q पार्टिकल की और P पार्टिकल की, ये r2 है और इसकी जो है वो कैपिटल R है। ये जो पॉइंट है ये है RCI, और ये जो पॉइंट है ये है RC2, ये क्या हो गया, R1C, वन हो गया PC, RPC, और ये हो गया RQC। ये अब इसके लिए हम फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, दोबारा से इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 ना, ये हो गया। यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ कि जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो ओरिजिन पर है, इफ सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 0,0, 0,0 मतलब ओरिजिन पर है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, उस केस में इक्वेशन बनेगी m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, m1 r1 इक्वल्स टू माइनस m2 r2, और यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू माइनस r2 अपॉन r1, ये लिख सकते हो, माइनस r2 अपॉन r1 ये लिख सकते हो। यानी कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाएगी, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, दोनों लीनियर पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2। लेट सपोज ये ओरिजिन हो गया, जहाँ पर ये आपने ये सेंटर ऑफ मास को रख दिया था, तो ये ओरिजिन है। तो एक डिस्टेंस हो जाएगी ये r1 और एक डिस्टेंस हो जाएगी ये r2, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डिवाइड कर देगा लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, और जो मास रहेगा वो इनके इन्वर्स रेशो में रहेगा। मास जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, इनके इन्वर्स रेशो में रहेगा। इन्वर्स रेशो में रहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल या जो बॉडी है जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके पास रहेगा, और जिसका मास कम होगा सेंटर ऑफ मास उससे दूर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर लगा के लिख रहा हूँ नोट, बॉक्स में बंद करके। और नोट में मैं क्या लिख रहा हूँ, नोट में लिख रहा हूँ 10 द सेंटर ऑफ मास COM divides the line joining the two masses in the inverse ratio, inverse है ना, m1 अपॉन m2 बराबर r2 अपॉन r1, in the inverse ratio and the heavier mass lies nearer the center of mass and
heavier mass lies near the center of mass, नियर द सेंटर ऑफ मास। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ये वापस से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि जो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो मास है, या दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉडीज को किस तरह से डिवाइड करता है। तो किस तरह से करता है, इनवर्स रेशो में, यानी कि m1 अपॉन m2 R2 अपॉन R1 होगा, R1 अपॉन R2 नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास दो बॉडीज या दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को उसके मास के इनवर्स रेशो में डिवाइड करता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन सा मास सेंटर ऑफ मास पार्ट जो मास है उसके पास रहेगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके ज़्यादा नज़दीक होगा, जो हल्का होगा सेंटर ऑफ मास उससे क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकाला जाता है, इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद क्या निकाला जाता है, एक्सेलरेशन। वापस से डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो उस चीज़ को मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वापस से वही चीज़ें रिपीट होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है दो पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ मास, एक का मास है 100 और एक का मास है 300 ग्राम, हैव एट अ गिवन टाइम पोजीशन उनकी दी हुई है और उनकी वेलोसिटी दी हुई है। ये वेलोसिटी है 10i माइनस 7j माइनस 3k और एक है 7i माइनस 9j प्लस 6k सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रैवलिंग विद सेंटर ऑफ मास। सेकेंड पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालनी है, सेकेंड पार्टिकल की, यानी कि आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वो ये निकालनी है सेकेंड पार्टिकल की, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। आपको ये आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको लिख लो। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो है 10i माइनस 7j प्लस 3k। फिर आपको v2 दे रखा है, v2 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7i माइनस 9j प्लस 6k। तो आपको ये आंसर निकालने के लिए, ये वाला आंसर निकालने के लिए आपको VCM की ज़रूरत पड़ेगी। तो VCM किसके बराबर होगा, वो होगा M1V1 प्लस M2V2 और M1 प्लस M2, ये होगा। यहाँ से आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना लिखोगे, 100। V1 की वैल्यू कितनी लिखोगे, 10i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप प्लस, उसके बाद M2 की वैल्यू कितनी है 300 और V2 की वैल्यू कितनी है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप ओवर डिवाइड कर दिया आपने 100 प्लस 300 यानी कि 400 से। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आंसर जो लिखा हुआ है आप चेक कर लेना, 31i कैप माइनस 34j कैप प्लस 15k कैप अपॉन 4। ये तो आ गई वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। आपको अब ये आंसर निकालना है। तो ये आंसर निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को V2 में से माइनस करना पड़ेगा। तो V2 कितना है, 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप में से आप माइनस करेंगे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास ये रही। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चेक कर लेना भाई, -3i माइनस 2j और ये आएगा प्लस 9k कैप और अपॉन 4। ये आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन में हालांकि ऐसा कुछ था नहीं जो आप ना कर पाओ, पर कई बार क्या होगा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो इसमें लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सेंटर ऑफ मास तक तो पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आपको समझ में ना आए। तो ये V2 पूछा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। अभी जो हमें V2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो वेलोसिटी ना, ये वाली वेलोसिटी और ये वाले वेलोसिटी, ये दोनों है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और हमें पूछा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन CO मॉलिक्यूल
इज 1.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखो ये कैसे करना है, यहाँ पर ये हमारे पास ये दो पार्टिकल, दो मॉलिक्यूल का सिस्टम है हमारे पास, एक हो गया कार्बन, ये कार्बन हो गया, और एक हो गया ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10। मैं इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मान लिया हमने, ठीक है। तो इसके एक साइड पॉजिटिव होगी और एक साइड नेगेटिव होगी, और दोनों ही किसमें है, आई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस साइड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है कार्बन, कार्बन का मास हो जाएगा 12, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। सीधी सी गणित लगानी है, अगर आप इसको R1 मान लेते हो और इसको आप R2 मान लेते हो, तो R2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1.12 इंटू 10⁻⁻10 माइनस R1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, R1 की। एक प्लस है और एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। पूरी जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 बराबर 1.12 इंटू 10⁻⁻10, और R2 हो जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻10 माइनस R1। ये वेक्टर मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं ये सोचो कि फिर मैं यहाँ पर इसको माइनस कैसे लूँगा, माइनस साइन के साथ ले रहा हूँ। तो अब डायरेक्शन ले लो आप, तो आप लिखोगे M1 R1 और प्लस M2 R2 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा एक प्लस एक माइनस, पॉजिटिव वाला प्लस ले लो और ये नेगेटिव वाला माइनस, इसको आप कर दो माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, ये माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर लग गया माइनस, ये हो गया M2, तो ये बन जाएगा M1 R1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा M2 R2। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, R1 का R1, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.12 इंटू 10⁻⁻10 और माइनस R1। इसको जब सॉल्व करोगे तुम, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, R1 की वैल्यू 0.64 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी वैल्यू आएगी, 0.64 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा आज के लेक्चर में हमने देखा। और सेंटर ऑफ मास में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हम इसका सबसे पहले तो हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। फिर आज का जो लेक्चर है इसमें हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी स्पेशल कंडीशन, एक्सेलरेशन के बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा। उसके बाद हमने टू बॉडी सिस्टम के लिए उसकी जो सेंटर ऑफ मास है, या टू बॉडी सिस्टम के लिए आप सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालोगे वो हमने सीखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब एक जो लेक्चर है इसके बाद वाला, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेक्चर होगा। तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिजन। तो इसके बाद एक और लेक्चर होगा सेंटर ऑफ मास पे, जिसपे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे खाली, और देन उसके बाद हम लोग कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। तो कॉलिजन में करीबन 3 से 4 लेक्चर आप लोगों के जाएंगे कॉलिजन के अंदर। कॉलिजन खत्म होने के बाद फिर हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करीबन आपके 5 से 6 लेक्चर जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रोटेशनल, रोटेशनल के अंदर करीबन आपके 5 से 6 लेक्चर जाएंगे, है ना। बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं वो साथ में भी चलेंगे, और वो क्लास मतलब जैसे ही एक चैप्टर फिनिश हो रहा होगा या टॉपिक फिनिश हो रहा होगा, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में हम जो इसके PYQs आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरू के 3 या 4 लेक्चर ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। बाकी का जो कोर्स यदि आपको इसका लेना है तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। वहाँ पर इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की, ये खत्म होगा तो ऐसे ही हम आगे अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे जो कि IIT जैम में आने वाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके टॉपिक वीक हैं तो आप इन टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके, आप इन टॉपिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेक्चर को छोड़ने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।